एक नारा चल रहा है, बटेंगे तो कटेंगे। कहा यह जा रहा है कि यह नारा बीजेपी को झारखंड में जीतने की स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है। दरअसल 2024 के लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से बीजेपी को झटका लगा था, अपने दम पर बहुमत भी नहीं पा सकी थी पार्टी, उसके बाद झारखंड और महाराष्ट्र का जो विधानसभा चुनाव है वो एक बड़े परिप्रेक्ष्य में देखा जा रहा है। कहा यहां तक जा रहा है कि नरेंद्र मोदी की सरकार 5 साल चलेगी या नहीं चलेगी, ये भी इन्हीं चुनावों पे टिकेगा। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी ने इस नारे को, बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे को झारखंड में और महाराष्ट्र में यूज किया है, खासतौर पे योगी आदित्यनाथ, जिनको फायर ब्रांड हिंदूवादी नेता माना जाता है, इस नारे से झारखंड में क्या हो रहा है आप लोगों को समझने के लिए 2-3 चीजें समझनी होंगी। सबसे इंपॉर्टेंट है कि झारखंड में जो इस बार का चुनाव हो रहा है वो एक मुद्दा बन गया है, जमाई राजा वाला मुद्दा बन गया है। दरअसल झारखंड में आदिवासी बहुल इलाके में वहां सीट जो है वो रिजर्व है, वहां पे आदिवासियों के लिए सीट रिजर्व है। वहां पे कहा यह जा रहा है कि बड़ी मात्रा में घुसपैठी आ गए हैं। अब कहने को तो ये कहा जा सकता है कि झारखंड की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगी है, लेकिन आप सभी को पता है कि जब भी कोई भाग के आता है तो वो पहले घर में नहीं रुकता है, वो 3-4 घर बदल ही लेता है। यानी कि जो लोग अगर बांग्लादेश से बंगाल में आए होंगे वो जाहिर सी बात है बंगाल में नहीं रुकेंगे, क्योंकि वहां पे सबसे ज्यादा उनके ऊपर शक किया जा सकता है या फिर जो सरकारी एजेंसी है वो ज्यादातर वहां पे पकड़ सकती है, तो इसलिए वो झारखंड की तरफ मूव कर गए होंगे। अब मेरे पास कोई डाटा नहीं है कि कितना परसेंट है, नहीं है, लेकिन एक रिपोर्ट थी आज तक न्यूज चैनल की जहां पे काफी बड़े पैमाने पर जो आदिवासी बहुल इलाका है वहां पे कुछ अल्पसंख्यक समुदाय के लोग वहां की आदिवासी महिलाओं से शादी कर रहे हैं। दरअसल अब शादी करने के पीछे भी कारण है। आप सभी को पता है कि झारखंड देश के सबसे गरीब राज्यों में से आता है और वहां पे लगातार मिश्रा पवन जी का एक कमेंट आया है, लिख रहे हैं कि बहुत दिन बाद आप आए हैं। जी शुक्रिया मिश्रा जी, थोड़े दिन के लिए व्यस्त चल रहे थे। तो दरअसल वहां पे झारखंड में बहुत ज्यादा गरीबी है और उसका नतीजा ये है कि वहां पे लोग अपनी लड़कियों की शादी जिसके पास थोड़ा बहुत पैसा होता है उससे कर देते हैं। अब आप कहेंगे कि जो भाग के आया है किसी दूसरे देश से उसके पास कहां से पैसा आया, तो आप लोग इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि भारत के किसी भी कोने में जाइए, हर जगह अलग अलग मंदिर बने हैं, मस्जिद बने हैं, दरगाह बने हैं, अलग अलग कमेटियां बनी है जो एक दूसरे को मदद करती हैं। उसी तरीके से जो आज तक की रिपोर्ट जो थी मैं उसी का जिक्र कर रहा हूं, उसमें यह था कि जो लोग बाहर से आए हैं, बाहर से, यहां पे ये आज तक की रिपोर्ट में कोई जिक्र नहीं किया गया है कि वो बांग्लादेश से आए हैं या फिर वो म्यांमार से रोहिंग्या आए हैं, इसका जिक्र नहीं किया गया। वहां पे जिक्र किया गया जो बाहर से लोग आए हैं वो पैसों का लालच देते हैं, 10, 20, 50 हजार रुपए देते हैं और वहां की आदिवासी लड़कियों से शादी कर रहे हैं। इसके पीछे कारण ये बताया जाता है कि उनको एक शेल्टर मिल जाएगा, एक लीगल राइट मिल जाएगा कि मेरी शादी इससे हुई है और उसके एवज में उनको एक आइडेंटिटी मिल जाएगी इंडिया के अंदर। गोल्डन भाई जी का एक कमेंट आया है, लिख रहे हैं कितना पैसा मिला है नफरत फैलाने के लिए। देखिए गोल्डन भाई जी, मुझे कोई पैसा नहीं मिला है और ना ही मुझे किसी का पैसा चाहिए। जो रिपोर्ट्स आई थी, जो वहां के लोकल लीडर्स कह रहे हैं, उनकी मैं बात कर रहा हूं। देखो आंख बंद करके आप गोल्डन भाई कह सकते हो कि कुछ भी नहीं हुआ है, आंख बंद करके कह सकते हो कि बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर कोई हमले नहीं हुए हैं। उसी तरीके से अगर यहां के लोग भी आंख बंद कर लें, जो सेकुलर लोग हैं, मैं सेकुलरों की बात कर रहा हूं, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा हूं जो राइट विंग के लोग हैं, या फिर मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं जो हिंसा में यकीन रखते हैं। अगर जो हाल आज बांग्लादेश में है वही हाल अगर भारत के बहुसंख्यक आबादी करने लगे तो आप गोल्डन भाई ये जो कह रहे हो ना कितना पैसा मिला, आप ये भी नहीं लिख सकते हो। समझो, आप यहां पे सुरक्षित इसलिए हो क्योंकि यहां की बहुसंख्य आबादी ये नहीं चाहती है, ये षड्यंत्र नहीं चाहती है यहां की बहुसंख्य आबादी। जैसा कि बांग्लादेश में आप लोग देख रहे हैं, बांग्लादेश में अब वहां के जो सॉलिसिटर जनरल हैं उन्होंने ये कह दिया कि संविधान से सेकुलर
और एक और कोई शब्द है उसको हटा दिया जाए। इंडिया में आप क्या चाहते हैं कि वहां के लोग कुछ आ जाएं जो आतंक मचाएं, जो यहाँ के जो सामाजिक ताने बाने को नुकसान पहुंचाएं, और उसका नुकसान किसको होगा? कितने लोग आ सकते हैं बांग्लादेश से? 1 करोड़ आ गए होंगे। भारत में मुसलमानों की आबादी 25 करोड़ है। 1 करोड़ बांग्लादेशी आ गए होंगे, 2 करोड़ आ गए होंगे, 3 करोड़ आ गए होंगे, इससे ज्यादा नहीं आए होंगे, 10% से ज्यादा नहीं आए होंगे। लेकिन 10% लोगों को डिफेंड करने के चक्कर में 90% जो हमारे मुस्लिम दोस्त हैं वो अपने आप को कटघरे में क्यों खड़ा करना शुरू कर देते हैं, ये बात समझ में नहीं आई है। मैं एक मतलब एग्जाम्पल ले रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 3 करोड़ आ ही गए होंगे, लेकिन अगर हम एक एग्जाम्पल ही ले लें कि बांग्लादेश से 3 करोड़ मुसलमान आ गए इंडिया में, 25 करोड़ आबादी है मुसलमानों की इंडिया में, वहां से 3 करोड़ अगर आ गए तो 10% 15% होता है। भाई 85% मुसलमान तो वो इंडियन ही है ना, तो उन 15% मुसलमानों के लिए वो 85% मुसलमान क्यों विलेन बनना चाहते हैं, जो सोशल मीडिया पे आए दिन उन्हीं के प्रोपगेंडा का हिस्सा बन जाते हैं? आप समझिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि क्या हुआ है नहीं हुआ है ये एजेंसी तय करेगी, लेकिन एक सिंपल सा लॉजिक है कि घर में अगर 10 लोग हैं, एक आदमी गलत है, तो उसको डिफेंड करने के चक्कर में 9 लोग क्यों गलत साबित हो जाएं? तो ये बात सभी को समझनी होगी। आशुतोष जी का एक कमेंट आया है, लिख रहे हैं कि केंद्र सरकार के हाथ में कुछ ताकत है या नहीं, कौन जिम्मेदार है इस बात का? देखिए आशुतोष जी, दरअसल बात ऐसा है कि केंद्र सरकार भी इसको राजनीति के नजरिए से देख रही है। जब केंद्र सरकार यानी कि मोदी सरकार के पास 2014 और 2019 में पूरी ताकत थी, तब तो वो कुछ नहीं कर पाए। अभी तो बैसाखी पे टिके हुए हैं, तो अभी 5 साल तो ये और भी कुछ नहीं कर सकते हैं। जब इनके पास इतनी क्षमता थी कि ये कर सकते थे, चीजों को सही कर सकते थे, जो चीजें पटरी से उतर गई थी उनको ठीक कर सकते थे, तब तो इन्होंने नहीं किया। इनको ऐसा लग रहा था टेकन फॉर ग्रांटेड कि हाँ लोग मेरे पे विश्वास कर लेंगे, मैं जो कहूंगा वो लोग मान लेंगे, और जब लोगों ने झटका दे दिया तो अब फिर किस बात का हाय तौबा मचा रहे हैं। तो केंद्र सरकार की जहां तक बात है, मुझे लगता है कि ये सीरियस नहीं थे। अगर ये सीरियस होते तो फिर इसको तथ्यों के जरिए मतलब फैक्ट के जरिए केंद्र सरकार प्रस्तुत करती कि कितने किस राज्य में। देखिए, एक तो पहली बात की जनगणना नहीं हुई। अब ये कोरोना का हवाला दे सकते हैं, जो भी हवाला दे दें, लेकिन जनगणना नहीं हुई। अभी सरकार के पास ये आंकड़ा ही नहीं है कि 2011 से लेके 2021 के बीच में कितनी जनसंख्या बढ़ी, किस क्षेत्र में किस धर्म की जनसंख्या बढ़ी। दरअसल देखिए, जातीय जनगणना एक अलग चीज है, लेकिन जब जनगणना होता है नॉर्मल जनगणना होता है, उसमें धर्म का एक कॉलम होता है, उसमें यह लिखा जाता है कि हिंदू धर्म के मानने वाले लोगों की आबादी कितनी है, मुस्लिम यानी इस्लाम धर्म को फॉलो करने वाले लोग कितने हैं, क्रिश्चियन कितने हैं, सिख कितने हैं। तो एक तो सरकार ने ये नहीं किया, तो अब किस मुंह से ये सरकार ये कह रही है? मुझे तो देखिए सही मायने में ये बस चुनावी नारा लगता है। ये लोग करने वाले कुछ नहीं है। एग्जैक्टली ये लोग करने वाले कुछ नहीं है। अगर करने वाले होते तो शायद अभी तक इंतजार नहीं कर रहे होते 10 साल निकलने के बाद, जब इनके पास पूरी ताकत थी। बहाना बनाया जाता है कि राज्यसभा में इनके पास पावर नहीं था। तो राज्यसभा का मैं आप लोग का फंक्शन बता देता हूं। दरअसल राज्यसभा में किसी भी कानून को पास करने के लिए एक निश्चित समय सीमा होती है। यानी कि राज्यसभा में अगर आप किसी भी कानून को पास करवाने के लिए भेजते हैं, तो राज्यसभा में या तो वो कानून पास होगा या वो 6 महीने तक राज्यसभा में पड़ा रहेगा। 6 महीने के अंदर राज्यसभा या तो उस कानून को पास कर देगी, नहीं तो फिर उस कानून को वापस भेज देगी। कहां भेज देगी? राष्ट्रपति के पास अपने सुझाव के साथ कि इसमें ये बदलाव करके और पास कर दिया जाए। राज्यसभा किसी कानून को नहीं रोक सकती है। ये कॉमन लोगों में एक ये अफवाह फैलाई जाती है कि राज्यसभा में मोदी को बहुमत नहीं था, इसलिए मोदी ने ये नहीं किया, वो नहीं किया। दरअसल ये सब फजूल की बात है। आप लोग पढ़िएगा कि राज्यसभा के पास क्या पावर है। राज्यसभा के पावर इतनी ही है कि वो किसी भी कानून को 6 महीने तक अपने पास रोक सकती है, स्टैंडिंग कमेटी को भेजने के लिए रिकमेंड कर सकती है, लेकिन वो फाइनल नहीं है। उसका फैसला, फाइनल फैसला वो राष्ट्रपति के पास ही जाएगा। राष्ट्रपति भाई किसके समर्थन से है? राष्ट्रपति
जाहिर सी बात है, आप लोग समझ सकते हैं कि किसके समर्थन से ये काम होता है। तो ये चीजें चल रही हैं और लगातार इसका जो खामियाजा है वो अलग अलग राज्यों में बीजेपी को भी उठाना पड़ रहा है। लेकिन झारखंड में जो बटेंगे तो कटेंगे वाला नारा काफी सॉलिड चल रहा है।